हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह 5 24 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 14 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या संख्या आएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं 5 और 24 हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनके बीच क्या लॉजिक बन रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 14 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 से 24 बन रहा है, यानी 5 से बड़ी संख्या 24 बन रही है। और जो 24 है ना, 5 के स्क्वायर के पास है कि नहीं। अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 24 चाहिए, तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, आएगा ना। सेम इसी तरह 14 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। लेकिन हमने यहाँ भी -1 किया है तो यहाँ भी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 195। और 195 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 12, 18, 30, 54, 102। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखिए, सीरीज का प्रश्न अगर मिले ना तो दो बातें आप लोग विशेष देखिए। पहली बात हमें ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस सीरीज की बात करें तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। 12 के बाद बड़ी संख्या 18, 18 के बाद 30, 30 के बाद 54, यानी बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि जो पहली वाली संख्या है, ठीक है, वह अंतिम वाली संख्या का कितना गुना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो करीब 8 या 9 गुना है। अगर पहली संख्या जो है ना, लास्ट वाली संख्या का जैसे 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना अगर नहीं होता है ना, कम गुना होता है, 20 गुना से नीचे होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ प्लस हो रहा है। पहली बात, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो कुछ प्लस ही होगा। अब प्लस ही क्यों होगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का कम गुना है, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें प्लस हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 12 से 18 हो रहा है, क्या 12 में ऐड करेंगे कि 18 हो जाएगा, +6 कर देंगे तो ठीक है। 18 से 30 हो रहा है, क्या ऐड करेंगे अगर 18 में, तो +12 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 से 54 हो रहा है, क्या ऐड करेंगे 30 में, अगर 24 ऐड कर देंगे तो 54 आ जाएगा। और 54 से 104 हो रहा है, तो क्या ऐड कर देंगे 54 में, तो 48 ऐड कर देंगे तो 102 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 6 पहले ऐड किया मैंने, उसके बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 48। देखने से पता चल रहा है कि जो 6 के बाद 12 हम ऐड कर रहे हैं, तो 6 का मल्टीपल 12, ठीक है। 12 में पुनः क्या 2 का मल्टीपल तब कर रहे हैं तो 24 ऐड कर रहे हैं। 24 में पुनः 2 का मल्टीपल यानी 24 दूना 48 कर रहे हैं, तो हमारा 48 ऐड हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा, 48 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 96 आएगा, जो अगली संख्या में ऐड होगा। तो 102 में जब 96 ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 198 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 198 आएगा। और 198 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में से हमें बताना है कि कौन सा एक विषम है और 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन में दिया गया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यह भी एक बैंक है। बी ऑप्शन में इंडियन ओवरसीज बैंक दिया, यह भी एक बैंक है। सी ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा है, यह भी एक बैंक है। और डी ऑप्शन में भारतीय स्टेट बैंक है, ये भी क्या है, एक बैंक है। और चारों बैंक सरकारी ही हैं। तो अब मुश्किल फंस जा रहा है कि इसमें अलग एक कौन है, विषम कौन है। तो और थोड़ा सा बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक क्या है, इनका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, 1969 में हुआ था। इन तीनों बैंकों का जब 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो
उन 14 बैंकों में 3 बैंक भी शामिल थे। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। उस समय भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसलिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1969 में क्या हुए थे? नेशनलाइज्ड हुए थे। इसलिए ये तीनों क्या हैं? एक प्रकार के हैं। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में हुआ था। इसलिए हमारा विषम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में नियर को 4968 लिखा जाता है और रीप को 9865 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा? सेम यही प्रश्न 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट नहीं 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एसएससी एमटीएस एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन 2-3 पूछा गया है। ठीक है, और बाकी भी एग्जाम चल रहा है तो पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, सेम यही टाइप का प्रश्न ही है। पूछा जा रहा है कि नियर को 4968 के रूप में कोड कर रहे हैं और रीप को कितने के रूप में? 9865 के रूप में। ठीक है, तो हमको बताना है कि पी का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की उम्मीद है यहाँ पे। जैसे नियर को अगर ध्यान से देखेंगे ना और इसको रीप को देखेंगे ना, तो नियर में भी क्या क्या कॉमन है? नियर में अगर आप देखेंगे तो REA क्या है? नियर का REA, और इसमें रीप में भी REA कॉमन है। ध्यान से देखिएगा। चलिए लिख के बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एमटीएस में सेम सवाल पूछ रहा है। अगर किसी ने पहली बार इसको अगर कर रहा है ना तो एकदम बिल्कुल वो गलत करके एग्जाम में आएगा, कर ही नहीं पाएगा, सोचने लगेगा कि, क्योंकि मैं भी आप लोगों से खुद बोलता था, आप लोगों को याद होगा, तो मैं हर अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में बोलता हूं कि जब भी कभी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग अगर मेरा वीडियो पीछे वाला देखे होंगे तो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अलग टाइप का प्रश्न ही है। अब ध्यान से देखिएगा, नियर में क्या है? NEAR में और REAP में, तीनों में क्या क्या अल्फ़ाबेट कॉमन है? देखिए ध्यान से, ई कॉमन है कि नहीं? ई कॉमन है यहाँ पे भी, किसमें? तो नियर में भी ई है और रीप में भी ई है। बात समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, उसके बाद क्या है? ए भी कॉमन है और यहाँ भी ये कॉमन है, आर भी कॉमन है, यहाँ भी और कॉमन है। यानी कि नियर और रीप में 3 अक्षर कॉमन हैं। तो क्या इसमें से 3 अंक भी हम कॉमन कर सकते हैं ना? जैसे कि, क्योंकि आर नियर में जो REA है और रीप में जो REA है, ठीक है, इनके लिए REA के लिए जो 3 संख्याएं कोड रीप में की गई होगी वही तो संख्याएं आपका नियर में भी होगा ना। तो 3 संख्याएं भी कॉमन कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। 496 दिया है, यहाँ पे 986 3 संख्याएं कॉमन दिख रही हैं। 986 तो कॉमन कर लेते हैं। तो अब देखिए, यन का कोड क्या बच गया? 4 बच गया, और पी का कोड क्या बच गया? 5 बच गया। हमसे पी का ही कोड पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ, इतना बिल्कुल नहीं लिखना है। पहली बार इस टाइप का अगर प्रश्न आप कर रहे हो तो इतना लिख करके समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। एग्जाम में कैसे करना है? सिंपली आपको देखना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ हमने देखा कि EAR कॉमन है, उन तीनों को काट दीजिए। यहाँ भी कितना है? REA कॉमन है, 3 को काटिए। अब इनमें संख्याएं देखिए कौन कौन संख्या कॉमन है। तो इसमें देखा 968 कॉमन है, इसमें क्या है? 986 कॉमन है। तो अब सीधी सी बात है, पी का कोड 5 हो गया और एन का कोड 4 हो गया। हमसे पी का पूछा था तो पी का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? सार्थक क्रम में 4 आपको शब्द दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है। इस प्रकार का भी प्रश्न एसएससी पूछती है। पहला शब्द है बुआई, उसके बाद जोताई, कटाई, निराई। इनको क्या करना है? एक सार्थक क्रम में अरेंज करना है। तो 2-3 बार जब इस शब्द को, दिए गए शब्द को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस विषय से ये रिलेटेड सारे क्या हैं? शब्द हैं। तो 2-1 बार पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि बुआई, जोताई, कटाई, निराई, इसका मतलब खेती बाड़ी से संबंधित है। और बुआई, जोताई, इसका मतलब होता है कि एक सार्थक क्रम में इनको हमको अरेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, बुआई है, जोताई है, कटाई है, निराई है। तो सबसे पहले इनमें से क्या किया जाता होगा? सबसे पहले जोताई खेत की होगी, तभी तो आगे बुआई वाई कुछ भी होगा ना। तो सबसे पहले तो 2 आएगा, यानी जोताई आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है? तो 1 किया जाता है, यानी कि बुआई की जाती है। जब खेत जोत देंगे आप, उसमें बीज डालेंगे, यानी बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद क्या आता है? निराई। निराई का मतलब होता है कि देखभाल करना, सिंचाई करना, खाद डालना।
इसका मतलब होता है, ठीक है। तो निराई करेंगे, जोड़ कोड़ करेंगे खेत को अच्छे से, तो निराई 4 नंबर पर आएगा। उसके बाद में लास्ट में फसल तैयार होगा तो आप उसको काटिएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लास्ट में 3 आएगा। तो हमारा सार्थक क्रम कुछ इस तरह का होगा, 21 43 और 21 43 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ध्यान से अगर ऑप्शन को देखेंगे तो पता चल रहा है कि केवल ऑप्शन बी ही 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो केवल आपको ये पता चल गया कि पहला शब्द क्या होगा, उससे भी आप बी ऑप्शन मार के निकल सकते थे। इतना पूरा लिखने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 15 अगस्त 2004 को सोमवार था तो 27 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, हमें बताना है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। सिंपल इसलिए है क्योंकि सेम ईयर है और सेम मंथ है, तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सिंपल देख लेते हैं। आप सभी को एक बात पता होगा कि हर 7वें दिन के बाद क्या होता है, सेम डे रिपीट होता है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है 15 अगर अगस्त को, ध्यान से समझिएगा, अगर 15 अगस्त को सोमवार था तो अगर इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 15 5 20 यानी 22 अगस्त को भी तो सोमवार होगा ना, होगा। और 22 में कितना और ऐड करेंगे, 27 आएगा 5। तो अगर 22 सोमवार, 22 तारीख को अगर सोमवार है तो इसमें और 5 ऐड कर दीजिए। सोमवार में 5 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 22 में 5 तो कितना आ जाएगा, 27। तो सोमवार में 5 करेंगे तो कितना आएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बीएफए शुक्र शनिचर यानी शनिवार आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, सैटरडे। और सैटरडे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है गुलामी स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी तरह अधम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा बताना है। सेम पहला नंबर सवाल है, वहाँ पे आपको अंक दिया था और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, लेकिन करने का सेम तरीका होगा। एक और प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी आपको अल्फ़ाबेट का पेयर दे देता है, ठीक है। लेकिन कुछ भी दे, आपको अल्फ़ाबेट का पेयर दे, नंबर दे, शब्द दे, करने का सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित होती हैं, वही संबंध, वही लॉजिक हम लोग गिवन क्वेश्चन मार्क और हम लोग अधम में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। गुलामी और स्वतंत्रता की बात करें तो क्या होता है, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों शब्द क्या हैं, अपोजिट है यानी विलोम है। गुलामी का अपोजिट क्या होता है, तो स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, गुलामी। उसी तरह अधम, अधम का मतलब जानते हैं क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसके अंदर मतलब दूसरों के प्रति कुछ करने का वो ना हो, जैसे कि दूसरों के लिए कुछ ना करता हो। जैसे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। उसका अपोजिट आपका इसका अधम का उदार होता है। उदार, उदार क्या होता है, अधम का उदार होता है। उदार मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की भी भलाई करता हो, ठीक है। उदार टाइप का आदमी होता है, किसी गरीब को खाना वाना दे देना, खिला देना, पिला देना, तो उदार इस टाइप के बोल, किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता कर देना। अधम को बोल सकते हैं थोड़े नीच टाइप के आदमी, जो बिल्कुल ही मतलब खड़ूस टाइप के आदमी होते हैं, ठीक है। तो उनको अधम बोला जाता है। थोड़ा स्टैंडर्ड यहाँ पे हिंदी दिया है, ठीक है। तो अधम का, जिस तरह गुलामी का विलोम क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, उसी तरह अधम का विलोम क्या होता है, उदार होता है। और उदार किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी तेरी माँ की, मेरी माँ की बहू का पति है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। एग्जाम कोई भी हो, वनडे एग्जाम की अगर आप बात करें, एसएससी रेलवे की बात कर लें, तो ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न पूछा ही जाता है और सारे प्रश्नों में अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है। और बहुत ही मतलब कठिन चैप्टर होता है। क्योंकि कठिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि कई दफ़ा आप क्वेश्चन, पहली बात तो जल्दी हो नहीं पाता है और गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं इसको कठिन मानता हूँ। तो हमारा क्या अप्रोच होगा करने का, सिंपली देखिए, हम लोग ट्री मेथड बनाएंगे, ट्री से बनाएंगे इसको। और जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया रहेगा लैंग्वेज, उसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम लोग ट्री बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और इस मेथड से अगर आप लोग बारीकी से करेंगे तो गलत होने का 0% चांस होता है और जल्दी आप कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग करेंगे। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब शुभम अपने माँ बाप का अकेला है। इस लाइन से हमको क्लियर हो गया। बोल रहा है इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी, मान लीजिए कोई तस्वीर है, तस्वीर यानी पिक्चर। बोल रहा है इस पिक्चर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू, यानी कि शुभम की माँ। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। शुभम की माँ है, शुभम की यहाँ पे माँ है, ठीक है। शुभम की माँ की बहू, शुभम की क्या है, माँ,
की बहू, ध्यान दीजिएगा, शुभम की माँ यहाँ पे हो गई, इनकी बहू का मतलब हो गया कि शुभम की पत्नी, शुभम की क्या हो गई यहाँ पे पत्नी, वाइफ, शुभम की वाइफ। ध्यान से देखिएगा, यह आदमी क्या है पिक्चर में, मेरी माँ की बहू का पति है, मेरी माँ की बहू का पति है, यानी शुभम खुद ही को तो बोल रहा है ना, क्योंकि शुभम अकेला है भाई, बोल रहा है ना कि यह तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है, पी जो आदमी है पिक्चर में मौजूद है, यह मेरी माँ की बहू, मेरी माँ की बहू यानी डब्लू वाइफ की क्या है, पति है, यानी शुभम के स्थान पे क्या है, ये पिक्चर है, यानी शुभम अपने आप को ही बोल रहा है। तो पूछा ही हमसे ये गया था कि शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित करता है, तो शुभम स्वयं की तस्वीर को संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयं की तस्वीर को। एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, जैसे बोला है शुभम की उसका कोई भाई बहन नहीं है, अब बोल रहा है कि इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है पी वाला, यह आदमी मेरी माँ की बहू यानी शुभम की माँ की बहू यानी शुभम की पत्नी, ठीक है, शुभम की पत्नी का पति है, शुभम की पत्नी का पति क्या है, पिक्चर वाला आदमी है, तो शुभम अपने को ही तो खुद बोल रहा है ना, क्योंकि उसका भाई बहन तो और कोई है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख इमारत, बजरी, रोडी के बीच संबंध को दर्शाता है? 3 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्दों से हमें क्या बनाना है, एक आपको आकृति बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। दिया गया है इमारत है, बजरी है और रोडी है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, इमारत आता है। क्या आता है, इमारत, इमारत आता है। और इमारत के अंदर क्या होता है, बजरी होता है। इमारत के अंदर क्या है, बजरी होता है। और बजरी के अंदर क्या होता है, रोडी आता है। तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, रोडी बीच में, और रोडी के बाद आपका बजरी, और बजरी के बाद आपका इमारत। कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? परफेक्शन शब्द दिया गया है। पूछा जा रहा है कि परफेक्शन के अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन के किस ऑप्शन के शब्द को बनाया जा सकता है? तो सिंपल है, ऑप्शन एक एक चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। पीई, पियून बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, पी भी है इसमें, ई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो यानी ए बन सकता है। यही तो बोला था ना, बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आप बी को चेक कर सकते हैं, बन सकता है क्या? टी आई ओ यू नहीं है ना परफेक्शन में, तो ये बन नहीं सकता है। और स्टेंस बन सकता है क्या? आपका नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें डबल ई है, वहाँ पे एक ही है। रिपीट बन सकता है क्या? ये भी नहीं बन सकता, यहाँ भी डबल ई है, वहाँ पे एक ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, सावी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और बहुत अच्छा होता है। और ये प्रश्न पूछ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का, एसएससी एमटीएस में पूछ रहा है। एसएससी एमटीएस में तो वैसे रीजनिंग और मैथ क्वालिफाइंग होता है, फिर भी आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 20 मैथ का आता है। तो 20 में से कम आपको 18-19 अच्छा स्कोर करना ही होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन क्वालिफाइंग तो बहुत कम ही क्वेश्चन से हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। पूछा जा रहा है आपका एमटीएस में भी सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है 20 प्रश्नों में से, ठीक है, और लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और इसको भी मैं टफ मानता हूँ। जैसे देखिए मैं रीजनिंग में तीन टॉपिक को मैं टफ मानता हूँ। देखिए टफ नहीं है अगर, क्योंकि टफ इसलिए है ना, क्योंकि कई दफ़ा होता है क्या कि हम कर जाते हैं लेकिन गलत हो जाता है, या क्या कई दफ़ा क्या होता है कि आप मॉक दे रहे हैं और करते करते फंस जाते हैं, टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैं इनको टफ मानता हूँ। पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन, और दूसरा चैप्टर आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, और तीसरा चैप्टर आपका हो गया कौन सा, तो सिलॉक्स हो गया। सिलॉक्स तो वैसे रेलवे एसएससी का कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बैंकिंग का फंसाता है। और बैंकिंग का ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट तो ऐसा होता है कि फिर तो दिमाग का मतलब क्या, दही बोलिए या फिर दही बाड़ा बोलिए, कुछ भी कर देता है, ठीक है। लेकिन उतने उस लेवल का हमें नहीं पढ़ना है। अगर एसएससी और रेलवे की प्रॉपर आप लोग तैयारी करते हैं और स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस बैंकिंग लेवल का रीजनिंग आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है कि सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, सावी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर यानी सेंटर की तरफ मुँह की हैं। तीर में भी दिखाया है कि सेंटर की तरफ। अब एक बात देखिए, ये सारे नाम दिए गए हैं, वो दिए गए हैं किसमें, हिंदी में।
अब इन सबको लिखेंगे तो आपके पास टाइम जाएगा ना। तो आप क्या करिए, जब भी क्वेश्चन मिले तो आप सारे नामों को ध्यान से देखिए, क्या सारे जो नाम हैं अलग अलग स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहे हैं क्या। तो इसमें देखेंगे तो प्रज्ञा, यति, लवि, सावी और फ्रूटी सब तो अलग है, लेकिन सावी और सगुन में क्या हो रहा है, दोनों एस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को तो इंग्लिश में लिख लेंगे, सगुन को एस से लिख लेंगे और सावी को हम लोग हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि ये बातें बेसिक बातें हैं, पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वही गलतियां होंगी, आप लिखेंगे और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, इतना बात है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं। अगर कोई केंद्र की तरफ मुंह करके यहाँ मान लीजिए के बैठा है ना, तो इसका राइट ये होता है, इधर का राइट होगा और इधर उसका लेफ्ट होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं। बोला गया है कि सगुन क्या है, प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। पी से प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाएं दूसरे स्थान पे सगुन है, यानी सगुन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और बोल रहा है यति क्या है, सगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, यानी सगुन के बाएं यहाँ से दूसरे स्थान पे यति है। यति को मैं वाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब बोला है लवि क्या है, यति के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। लवि जो है यति के बाईं, यानी 1 2 तीसरे स्थान पे लवि यहाँ है, ठीक है। अब बोला है कि सावी लवि के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। सावी जो है लवि के बाईं दूसरे, यानी दूसरा लवि का बाईं क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सावी है, ठीक है। अब देखिए सारे प्लेस तो भर चुके हैं, लेकिन एक प्लेस खाली है, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, 3 2 5 लोगों को भर दिए, 6 लोग थे ना, तो बच रही है फ्रूटी। फ्रूटी को मैं एफ से डिनोट करके यहाँ पे भर देता हूँ। पूछ क्या रहा है कि सगुन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। सगुन यही है, सगुन के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 एफ, फ्रूटी ही तो है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी जोकर बोतलें हैं, सिलॉक्स का ही प्रश्न है। और देखिए जब भी एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है ना, तो जो कथन देता है सिलॉक्स का 2 ही कथन देता है, रेयर ही देता है 3, नहीं तो 2 ही कथन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। करने का तरीका सिंपल होता है, जो भी स्टेटमेंट कथन दिया होता है उससे हम लोग डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के आधार पे देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। कथन क्या दिया गया है कि सभी जोकर क्या है, बोतल है। सभी जोकर, जे से जोकर क्या है, बोतल। बी से बोतल, बन जा बढ़िया बोतल, बी से बोतल, ठीक है। कुछ बोतलें स्टील हैं, कुछ जो बोतलें हैं ना क्या है, स्टील। स्टील को मैं एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और सभी स्टील चाबियां हैं, जितनी स्टील है ना वो क्या है, तो चाबियां हैं। चाबी को मैं के से, की मतलब चाबी, के से डिनोट करता हूँ। और पूछा क्या है निष्कर्ष, कुछ जोकर बोतलें हैं, कुछ जोकर बोतलें हैं, तो बात सही बोल रहा है भाई। जब सभी जोकर बोतलें हैं तो कुछ जोकर बोतलें हैं, भी बात सही है, यानी फर्स्ट निष्कर्ष सही है, राइट आंसर हो गया फर्स्ट। दूसरा बोल रहा है कि सभी स्टील बोतलें हैं। सभी जो स्टील है बोतलें नहीं भैया, कुछ स्टील बोतलें हो सकती है ना, ये वाला हिस्सा देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ स्टील बोतलें हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकती हैं, तो दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।